वो बने थे रण सिंह। जो शक्ति कुमार है, शक्ति कुमार के बाद में जो शासक बने हैं वो बने हैं रण सिंह। अब रण सिंह के दो पुत्र थे, उनकी हम बात कर लेते हैं। कौन बने शासक? शासक बने हैं आपके सामने रण सिंह। अब देखो रण सिंह किस वंश के हैं? गुहिल वंश के। ठीक है, रण सिंह के समय गुहिल वंश दो शाखाओं में टूट गया बेटा। किसमें? यानी कि गुहिल वंश की दो शाखा हो गई। किसकी? रण सिंह के समय गुहिल वंश का शासक रण सिंह के समय जो गुहिल वंश था उसका विभाजन होता है और गुहिल वंश दो टुकड़ों में टूट जाता है बेटा। कितने टुकड़ों में? दो टुकड़ों में टूट जाता है। देखो, एक हम बात करते हैं रावल शाखा, ध्यान से समझना, रावल शाखा, और एक था बेटा आपके राणा शाखा। ठीक है, वैसे आप यदि वास्तव में इतिहास पढ़ते हो तो आपको पता चलता है कि ये दो शाखा नहीं, यानी कि जो सिसोदिया शाखा है, राणा शाखा जो थी, सिसोदिया शाखा, सिसोदिया वंश जिसको हम बोलते हैं, वो गुहिल वंश से निकला हुआ ही वंश है। किससे? गुहिल वंश से निकला हुआ ही वंश। और कहां से निकलेगा बेटा? यहां से निकला है। कहां से निकला है? यहां से निकला है। गुहिल वंश का शासक कौन था? रण सिंह था। रण सिंह के दो पुत्र थे। ठीक है, उसकी भी हम बात करेंगे। और रण सिंह के समय जो गुहिल वंश था वो दो भागों में बट गया बेटा, दो शाखाओं में बट गया। एक है रावल शाखा और एक है आपके सामने राणा शाखा। जो रावल शाखा है, रावल शाखा जो थी बेटा, देखो रण सिंह का एक पुत्र था जिसका नाम था खेम सिंह। ठीक है, और यहां पर रण सिंह का जो पुत्र था उसका नाम था राहप। क्या नाम था? रण सिंह का पुत्र कौन है? खेम सिंह है। ठीक है, और इधर भी रण सिंह का पुत्र कौन है? राहप है। देखो, रण सिंह के बाद में शासक बना खेम सिंह। खेम सिंह शासक बनता है चित्तौड़ का। ठीक है, यानी कि रण सिंह के समय जो गुहिल वंश था वो दो भागों में बट गया, एक तो रावल शाखा और एक राणा शाखा। देखो, रण सिंह का पुत्र है खेम सिंह और रण सिंह का इधर पुत्र है राहप। ठीक है, तो रण सिंह के बाद में चित्तौड़ का शासक जो बनता है, चित्तौड़ का शासक बना था वो खेम सिंह बना था। देखो, ये शाखा तो वैसे की वैसे रह जाएगी। ये कौन सी शाखा थी? गुहिल शाखा। यानी कि जो गुहिल वंश आगे चलता रहा, ये तो यहाँ पर तो मेवाड़ के शासक बनते रहे, यानी कि मेवाड़ की जो राजगद्दी थी वहां पर शासक बनते रहे। कब तक? 1303 तक। यानी कि ये जो शाखा थी वो 1303 तक चलती रही। लेकिन जो रण सिंह का दूसरा पुत्र था उसका नाम था राहप। राहप बेटा कहां पर चला गया? तो राहप सिसोदा ठिकाने में चला गया था। सिसोदा, यानी कि राहप सिसोदा ठिकाने, राहप सिसोदा ठिकाने में चला गया था। और राहप ने सिसोदा ठिकाने में चला गया और राहप ने सिसोदा ठिकाने में जाकर सिसोदिया वंश की नींव रख दी थी। सिसोदिया वंश की नींव। ठीक है, तो बेटा यहां से सिसोदिया वंश की शुरुआत हो गई। और इसके बाद में ये तो चल ही रहा है, यानी कि 1303 में ये इसका अंत हो जाएगा। रावल शाखा जो थी, गुहिल वंश की शाखा रावल शाखा है और गुहिल वंश की शाखा है राणा शाखा है। दोनों शाखा किसकी है? गुहिल वंश की है। गुहिल वंश चलकर, यानी कि गुहिल वंश की रावल शाखा चलकर 1303 में समाप्त हो जाएगी, वो आगे चलती रहेगी, उसका हम बाद में अध्ययन करेंगे। तो बेटा रण सिंह की यही बात है कि रण सिंह के समय जो गुहिल वंश था वो कितनी शाखाओं में विभाजित हो गया था? दो शाखाओं में, रावल शाखा और राणा शाखा। वैसे देखें जो सिसोदिया वंश है वो किस वंश से निकला है? तो यहां पर प्रूफ होता है कि जो सिसोदिया वंश है बेटा वो किस वंश से निकला था? वो सिसोदिया वंश गुहिल वंश से ही निकला है। मुझे विश्वास है कि आपको समझ में आ गया होगा। देखो आगे हम चलते हैं। रण सिंह के बाद में जो, वैसे तो कई शासक बने हैं, रण सिंह के बाद में जो इंपॉर्टेंट शासक है वो है जेत्र सिंह। कौन है? रण सिंह के बाद में शासक बनेंगे आपके जेत्र सिंह। जेत्र सिंह, रण सिंह के बाद में शासक बने जेत्र सिंह। जेत्र सिंह, देखो दो मात्रा है जेत्र सिंह के ऊपर। तो इसने जो राजधानी बनाई थी, राजधानी कौन सी बनाई थी? चित्तौड़ को बनाई थी। यानी कि जेत्र सिंह ने अपनी राजधानी क्या बनाई? तो जेत्र सिंह ने अपनी राजधानी बनाई थी चित्तौड़गढ़ को। ठीक है, याद रह जाएगा। देखो इसकी एक बात इंपॉर्टेंट करते हैं हम, इसकी बारे में दो बातें और आती हैं कि जेत्र सिंह के समय इल्तुतमिश का आक्रमण हुआ था। किसका?
इल्तुतमिश कि जेतर सिंह के समय इल्तुतमिश का आक्रमण होता है और जेतर सिंह व इल्तुतमिश के मध्य एक युद्ध हुआ था बेटा, जिसका नाम है बुताला का युद्ध। इधर से है इल्तुतमिश और एक तरफ है जेतर सिंह। जेतर सिंह व क्या बोलते हैं, जेतर सिंह व इल्तुतमिश के मध्य युद्ध हुआ। उस युद्ध को बोलते हैं बेटा आपके बुताला का युद्ध। कब हुआ था? 1228 या 1229। ठीक है, कुछ किताबें अलग लिखती है, कुछ किताबें अलग लिखती है। आपको तो इतना ही ध्यान रखना है कि भूताला का युद्ध किन किन के मध्य हुआ था, बस यही ध्यान रखना है कि भूताला का युद्ध किन किन के मध्य हुआ था। तो इल्तुतमिश और जेतर सिंह के मध्य भूताला का युद्ध हुआ था। अब देखो, एक इतिहासकार है जिनका नाम है डॉक्टर दशरथ शर्मा। इतिहासकार है जिनका नाम है डॉक्टर दशरथ शर्मा। डॉक्टर दशरथ शर्मा के अनुसार मेवाड़, यानी कि मेवाड़ के बारे में डॉक्टर दशरथ शर्मा ने एक बात कही है कि मेवाड़ का जो मध्यकालीन मेवाड़ का जो मध्यकालीन शासन था उसका स्वर्ण काल किसके समय का है? वह है जेतर सिंह के समय का। यानी कि दशरथ शर्मा ने कहा है कि मध्यकालीन मेवाड़ का स्वर्ण काल। दशरथ शर्मा ने कहा है कि जेतर सिंह का जो समय था वो मध्यकालीन मेवाड़ का क्या था? स्वर्ण काल था, यानी गोल्डन पीरियड था। बेटा ये इसकी दो बातें हैं, दशरथ शर्मा ने जो कही थी वो इंपॉर्टेंट है। इसके बाद में एक भूताला का युद्ध हुआ है इल्तुतमिश और जेतर सिंह के मध्य, ये भी आपके इंपॉर्टेंट है। इसके बाद में देखो, इसके बाद में एक शासक आए जिनका नाम है तेज सिंह। तेज सिंह की कोई इंपॉर्टेंट बात नहीं है, सिर्फ एक ही बात है कि तेज सिंह के समय आपने पढ़ा होगा, जब आप चित्रकला पढ़ते हो तो उसमें आपने पढ़ा होगा कि राजस्थान का पहला चित्रित ग्रंथ कौन सा था। तो राजस्थान का पहला चित्रित ग्रंथ था बेटा आपके श्रावक प्रतिक्रमण सूत्र चूर्णी, श्रावक प्रतिक्रमण सूत्र चूर्णी। तो जो श्रावक प्रतिक्रमण सूत्र चूर्णी राजस्थान का पहला चित्रित ग्रंथ था वो किसके समय लिखा गया? तो वो किसके समय? तेज सिंह के समय ही लिखा गया था। तो इसकी हम बात कर लेते हैं कि राजस्थान का पहला चित्रित ग्रंथ, उसकी सबसे पहले हम बात करते हैं कि राजस्थान का पहला चित्रित ग्रंथ कौन सा है। तो वह है बेटा आपके श्रावक, यानी कि राजस्थान का पहला चित्रित ग्रंथ कौन सा है? श्रावक प्रतिक्रमण सूत्र चूर्णी। ठीक है, कब लिखा गया था? 1260 ईस्वी में, याद रह जाएगा। जेतर सिंह की एक ही बात है कि राजस्थान का पहला चित्रित ग्रंथ कौन सा था? तो राजस्थान का पहला चित्रित ग्रंथ था आपके बेटे श्रावक प्रतिक्रमण सूत्र चूर्णी। 2-3 बार बोलो, याद हो जाएगी। पहला चित्रित ग्रंथ कौन है? श्रावक प्रतिक्रमण सूत्र चूर्णी, श्रावक प्रतिक्रमण सूत्र चूर्णी, श्रावक प्रतिक्रमण सूत्र चूर्णी। 1260 में इसको लिखा गया था। और किसके समय लिखा था? उस समय मेवाड़ का जो शासक था वो था बेटा आपके तेज सिंह। कौन था? तेज सिंह। अब देखो, तेज सिंह के बाद में शासक बनता है समर सिंह। कौन बना? समर सिंह। समर सिंह के 2 पुत्र थे। कितने पुत्र थे? समर सिंह के 2 पुत्र थे, एक पुत्र था, दूसरा पुत्र था। एक पुत्र था जिसका नाम था कुंभकर्ण और जो दूसरा पुत्र था इसके, उसका नाम था रतन सिंह। कौन थे? रतन सिंह। जो समर सिंह है उनका एक पुत्र है कुंभकर्ण और एक पुत्र था रतन सिंह। रतन सिंह आगे चलकर, यानी कि समर सिंह के बाद में शासक कौन बनेगा? मेवाड़ का या चित्तौड़ का? तो शासक बन जाएगा रतन सिंह। यानी कि समर सिंह के बाद में मेवाड़ का शासक कौन बनेगा? रतन सिंह। और जिसका एक पुत्र था कुंभकर्ण, वो बेटा आपके नेपाल चला गया था। कहां पर? नेपाल चला गया और नेपाल में इसने राणा शाखा की क्या कर दी? स्थापना कर दी। आज भी चलती है। यानी कि समर सिंह के 2 पुत्र थे, एक पुत्र था जिसका एक पुत्र था जिसका नाम था कुंभकर्ण, एक पुत्र था रतन सिंह। जो है समर सिंह के बाद में शासक कौन बना? रतन सिंह बना, पद्मिनी का पति। उसके बारे में अभी हम अध्ययन करने वाले हैं। और इसका एक पुत्र था जिसका नाम था कुंभकर्ण। कुंभकर्ण कहां पर चला गया था? तो कुंभकर्ण बेटा आपके नेपाल चला गया। नेपाल में जाने के बाद उसमें नेपाल में राणा शाखा की स्थापना कर दी थी। किसकी? राणा शाखा की स्थापना कर दी थी। देखो आगे हम बात करते हैं। अब देखो आगे शासक बनता है बेटा आपके रावल शाखा का। अंतिम शासक कौन आएगा? आपके रावल रतन सिंह। इनका नाम है रावल
रतन सिंह। यानी कि आपको यदि रावल शाखा पढ़नी है तो उसमें सबसे इंपॉर्टेंट शासक कौन है, वह रावल रतन सिंह। रावल रतन सिंह का जो शासनकाल है वो 1301 में शुरू हुआ और 1303 तक ये शासक रहे थे। यानी कि 1303 में तो चित्तौड़गढ़ का पहला शाखा हो जाएगा, ठीक है। इसके बाद में देखो हम बात करें रावल रतन सिंह की, हम कुछ खास खास बातें करते हैं। तो इनका पिता कौन है, समर सिंह। इनका पिता कौन है, यानी कि समर सिंह का ये क्या है, पुत्र है। अब देखो इंपॉर्टेंट बात, प्रश्न भी बनता है कि मेवाड़ में रावल शाखा का अंतिम शासक कौन था, रावल रतन सिंह था। यानी कि रावल शाखा का अंतिम शासक, यानी कि रावल शाखा का अंतिम शासक कौन है, वो है आपके रावल रतन सिंह। अब देखो रावल रतन सिंह की हम एक और इंपॉर्टेंट बात करें, समकालीन, एक नाम सुना होगा आपने, समकालीन शासक, और वो कहाँ का है, आपके दिल्ली का। यानी कि रावल रतन सिंह के समय दिल्ली का समकालीन शासक कौन है, क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि रावल रतन सिंह के समय दिल्ली का समकालीन शासक कौन था। तो एक के यानी कि अलाउद्दीन खिलजी। यानी कि कौन था, तो रावल रतन सिंह के समय दिल्ली का समकालीन जो शासक है वो बेटा आपके सामने है अलाउद्दीन खिलजी। अब देखो कौन था, इसके समय अलाउद्दीन खिलजी था। अब देखो एक बात और करें, इनके विवाह की भी हम साथ के साथ बात कर लेते हैं कि इनका विवाह किसके साथ में हुआ, कहाँ पर हुआ, इनकी ससुर का क्या नाम था और इनकी सासू का क्या नाम था, उसके बारे में हम बात कर लेते हैं। तो इनका विवाह हुआ था बेटा पद्मिनी के साथ में। किसके साथ में, पद्मिनी के साथ में रावल रतन सिंह का विवाह हुआ था। और पद्मिनी कहाँ से थी, श्रीलंका, यानी कि सिंहल द्वीप श्रीलंका से थी। हम पूरा जानना चाहिए कि कहाँ से थी, तो वो थी आपके सिंहल द्वीप श्रीलंका से। कहाँ से थी, सिंहल द्वीप श्रीलंका से थी। अब पद्मिनी के पिता की हम बात करें तो पद्मिनी का जो पिता था और इसकी माता, तो इसका पिता है बेटा गंधर्व सेन। कौन था, गंधर्व सेन। इसके पिता है गंधर्व सेन और इसकी जो माता है वो है आपके चंपावती। कौन थी, चंपावती। इसके भाई की हम बात करें तो इसका भाई है गोरा और इसका भतीजा वो था बेटा आपके बादल। जब पद्मिनी का विवाह रतन सिंह के साथ में हुआ तो बाद में ये किसके सेनापति बन गए थे, तो रावल रतन सिंह के इसका जो सेनापति थे उनका नाम था गोरा और बादल। रावल रतन सिंह के सेनापति गोरा और बादल थे। गोरा कौन था, पद्मिनी का भाई था, और बादल कौन था, जो पद्मिनी थी, सॉरी पद्मिनी का भाई था बेटा आपके गोरा, और इसका जो भतीजा था वो आपके सामने कौन था, तो इसका भतीजा है आपके सामने बादल। देखो आगे हम बात करते हैं। आगे हम बात करें तो इसके समकालीन दिल्ली का शासक है अलाउद्दीन खिलजी। अलाउद्दीन खिलजी पर आक्रमण करेगा। आक्रमण क्यों करेगा, इसको कुछ कारण आते हैं। अलाउद्दीन खिलजी ने चित्तौड़गढ़ पर आक्रमण किए, और आक्रमण क्यों किया उसके बारे में हम बात कर लेते हैं। आक्रमण करने के 2-3 कारण थे। आक्रमण किसने किया है, दिल्ली का समकालीन शासक है एक का मतलब है अलाउद्दीन खिलजी। अलाउद्दीन खिलजी ने चित्तौड़गढ़ या मेवाड़ पर आक्रमण किया। उसका पहला जो कारण है वो है साम्राज्य विस्तार। कौन सा है, साम्राज्य विस्तार। अब देखो इसका दूसरा कारण बहुत ही इंपॉर्टेंट है। क्यों इंपॉर्टेंट है, क्योंकि वो एक ग्रंथ में लिखा हुआ है। आपने एक नाम सुना होगा पद्मावत। पद्मावत ग्रंथ की रचना किसने की, कब की, इनके बारे में हम जानते हैं। तो जो पद्मावत ग्रंथ की रचना की थी वो शेरशाह सूरी के समय हुई थी। किसके समय, शेरशाह सूरी, यानी कि शेरशाह सूरी के समय, यानी कि पद्मावत ग्रंथ की जो रचना की है वो शेरशाह सूरी के समय 1540 ईस्वी में मलिक मोहम्मद जायसी के द्वारा की गई है। मलिक यानी कि मलिक मोहम्मद जायसी, किसने की थी, मलिक मोहम्मद जायसी ने की थी। रावल रतन सिंह का इसके समय आक्रमण कौन करेगा, अलाउद्दीन खिलजी मेवाड़ पर आक्रमण करता है। और पहला कारण था वो था बेटा आपके साम्राज्य विस्तार। कौन सा था, साम्राज्य विस्तार। दूसरा कारण पद्मावत ग्रंथ के अनुसार, पद्मावत ग्रंथ में लिखा हुआ है। पद्मावत ग्रंथ किसने लिखा था, तो मलिक मोहम्मद जायसी ने पद्मावत ग्रंथ लिखा था 1540 ईस्वी में शेरशाह सूरी के समय। इसमें लिखा हुआ है कारण की वास्तविक वजह इसमें बताई गई है कि जो रावल रतन सिंह था,
रावल रतन सिंह की जो पत्नी थी पद्मिनी वह बहुत ही सुंदर थी बेटा। क्या थी? सुंदर। इसकी सुंदरता को देखकर अलाउद्दीन खिलजी मोहित होता है, किस पर? पद्मिनी पर। और पद्मिनी से शादी करने की कौन सोचता है? अलाउद्दीन खिलजी। अलाउद्दीन खिलजी ने शादी करना चाहा और इसी बात को लेकर, पद्मिनी की सुंदरता को लेकर ही अलाउद्दीन खिलजी मेवाड़ पर आक्रमण कर देता है। क्या कर देता है? मेवाड़ पर आक्रमण कर देता है, यानी चित्तौड़ का घेराव कर लेता है। अब बेटा युद्ध होगा यहाँ पर। क्या होगा? युद्ध होगा। देखो हम युद्ध की वर्णन करें तो युद्ध में रतन सिंह है, इसके सेनापति कौन है? जो रतन सिंह थे उनके सेनापति थे गोरा। गोरा क्या लगता है इसका? साला लगता है गोरा। और एक थे आपके बादल, गोरा और बादल। देखो युद्ध हुआ, युद्ध में इसके सेनापति है गोरा और बादल, साथ में कौन है इनके? रतन सिंह। इसके सेनापति भी मारे गए, गोरा बादल भी मारे गए, रतन सिंह भी मारा गया। और इसकी पत्नी, पत्नी कौन थी? पद्मिनी। पद्मिनी ने कर लिया बेटा जौहर। क्या कर लिया? जौहर कर लिया। और 1303 में चित्तौड़गढ़ का प्रथम साका कंप्लीट हो गया। डेट की भी हम बात करें साथ में तो 23 अगस्त बेटा डेट आती है। 23 अगस्त 1303 को चित्तौड़गढ़ का पहला साका कंप्लीट। फर्स्ट साका कहाँ का? यानी कि चित्तौड़गढ़ का पहला साका कब हुआ था बेटा? 23 अगस्त 1303 ईस्वी को चित्तौड़गढ़ का पहला साका होता है, जबकि राजस्थान का दूसरा साका हुआ था बेटा ये। ठीक है। इसके बाद में सेनापति कौन थे? इसमें गोरा और बादल इसके सेनापति थे रतन सिंह के। रतन सिंह ने केसरिया किया और जौहर किसने किया? रानी पद्मिनी ने। रानी पद्मिनी ने यहां पर जौहर किया था। अब देखो आगे हम बात करें, जैसे ही यहां पर अलाउद्दीन खिलजी की विजय होती है, अलाउद्दीन खिलजी ने यहां का जो शासक बनाया वो अपने पुत्र खिज्र खां को बनाया। किसको बनाया? इसका पुत्र था जिसका नाम था खिज्र खां। क्या नाम था? खिज्र खां को मेवाड़ का क्या बनाता है? खिज्र खां को मेवाड़ का शासक किसने बनाया था? अलाउद्दीन खिलजी ने बनाया था, क्योंकि अलाउद्दीन खिलजी का पुत्र था। और मेवाड़ का नाम रखता है वो खिजराबाद। मेवाड़ का नाम क्या रखा? खिजराबाद। अब देखो, अब हमने जाना है कि चित्तौड़गढ़ का पहला साका 1303 ईस्वी में हुआ है, तो यहीं पर हम जान लेते हैं कि चित्तौड़गढ़ में जो मुख्य रूप से 3 साके हुए हैं। कितने? चित्तौड़गढ़ में मुख्य रूप से 3 साके हुए हैं। उनमें पहला साका जो हुआ है बेटा 1300, थोड़ा हम इधर से लिख लेते हैं, 1303 ईस्वी में यहां पर साका हुआ था पहला। इस समय शासक कौन था? रतन सिंह। कौन था? रतन सिंह। यहां पर शासक कौन था? रतन सिंह था। आक्रमण किसने किया था? तो आक्रमण किया था बेटा अलाउद्दीन खिलजी ने। और यहां पर जौहर किसने किया था? जौहर तो रानी पद्मिनी। यानी कि रानी पद्मिनी ने यहां पर जौहर किया था। और रानी पद्मिनी ने 1600 रानियों के साथ में यह जौहर किया था। इसके बाद में देखो दूसरा और तीसरा जो होगा ना वो 1500 में होंगे। कब होंगे? 1500 में। 3 के बाद में क्या आता है? 3 के बाद में आता है बेटा आपके 4। 1534-35। 1534-35 में चित्तौड़गढ़ का दूसरा साका हुआ था। और इस समय जो शासक था, यहां पर हम क्या लिख रहे हैं? शासक। यानी कि इस समय जो शासक था वो था बेटा आपके विक्रमादित्य। कौन था? विक्रमादित्य शासक था। यहां पर आक्रमण बै से, बीच वाला है ये, तो बीच से याद रखना, बै से बहादुर शाह। गुजरात शासक बहादुर शाह यहां पर आक्रमण करता है। और यहां पर जो जौहर किया था, यानी कि जौहर किसने किया था? तो जौहर किया था कर्मावती ने। किसने किया था? कर्मावती ने यहां पर जौहर किया था। और 1300 रानियों के साथ में यह जौहर किया गया था। इसके बाद में देखो 5 के बाद में 6, 6 के बाद में 7 और 8। 1567-68 में चित्तौड़ का तीसरा साका हुआ था। और इस समय जो आपके शासक थे उनका नाम है उदय सिंह। कौन थे? उदय सिंह। आक्रमण किसी ने किया है? अकबर ने किया था। इस समय आक्रमण अकबर ने किया। और इसकी पत्नी थी फूल कंवर। कौन थी?
फूल कंवर ने यहाँ पर 700 रानियों के साथ में जोहर किया था। मुझे विश्वास है कि आपको समझ में आ रहा होगा। देखो मेवाड़ में बेटा 3 साके हुए हैं, मेवाड़ में 3 साके हुए हैं। उनकी हम बात करें, जो मेवाड़ में पहला साका हुआ है वो 1303 ईस्वी में हुआ था। उस समय शासक कौन था? रतन सिंह था। और आक्रमण किसने किया था? अलाउद्दीन खिलजी ने किया था। जोहर किसने किया? रानी पद्मिनी ने 1600 रानियों के साथ में जोहर किया था। इसके बाद में मेवाड़ का दूसरा साका 1534 से 35 के मध्य हुआ था। इस समय जो शासक था वो विक्रमादित्य था। आक्रमण गुजरात के बहादुर शाह ने किया था और यहाँ पर 1300 रानियों के साथ कर्मावती ने यहाँ पर जोहर किया था। इसके बाद में देखो मेवाड़ या चित्तौड़ का तीसरा साका 1567-68 में हुआ। इस समय शासक कौन था? उदय सिंह था। आक्रमण अकबर ने किया था और यहाँ पर 700 रानियों के साथ में जोहर किसने किया था? फूल कंवर ने किया था। अब देखो ये जो साका हुआ है कौन सा? 1303 वाला जो साका हुआ है चित्तौड़ का प्रथम साका, इसका प्रत्यक्ष दृष्टाकार कौन है? प्रत्यक्ष दृष्टाकार, यानी कि इसका प्रत्यक्ष दृष्टाकार था बेटा अमीर खुसरो। कौन था? अमीर खुसरो। हमने उस दिन भी जाना था कि अमीर खुसरो रणथंभौर दुर्ग में जो पहला साका हुआ था, राजस्थान का पहला साका, उसका भी प्रत्यक्ष दृष्टाकार अमीर खुसरो था। इसके बाद में 1303 चित्तौड़गढ़ का जो पहला साका हुआ है, राजस्थान का दूसरा साका, उसका प्रत्यक्ष दृष्टाकार कौन था? अमीर खुसरो था। ठीक है। इसके बाद में हम बात करें, राजस्थान का पहला साका किसकी वजह से हुआ? अलाउद्दीन खिलजी की वजह से हुआ। राजस्थान का दूसरा साका वो भी अलाउद्दीन खिलजी की वजह से हुआ। राजस्थान का तीसरा साका वो भी अलाउद्दीन खिलजी की वजह से हुआ। और राजस्थान का चौथा साका बेटा वो भी अलाउद्दीन खिलजी की वजह से हुआ। तो आप अंदाजा लगा लीजिए कि अलाउद्दीन खिलजी कितना घातक रहा होगा। अब देखो अमीर खुसरो की हम बात करें तो अमीर खुसरो के गुरु का क्या नाम था? अमीर खुसरो के गुरु का नाम था निजामुद्दीन औलिया। जिन्होंने कहा था निजामुद्दीन औलिया। ठीक है। अमीर खुसरो के गुरु कौन है? निजामुद्दीन औलिया है। इनका वास्तविक नाम की हम बात करें कि इनका नाम क्या था, तो इनका नाम था बेटा मोहम्मद, यानी कि जो अमीर खुसरो है, अमीर खुसरो का वास्तविक नाम है मोहम्मद हसन। क्या नाम था? मोहम्मद हसन। अब देखो अमीर खुसरो ने भारत में या राजस्थान में विशेष कार्य किया है। क्या किया है? इनको कव्वालियों का जनक किसको बोलते हैं? अमीर खुसरो को। पहेलियों, मुकरियों, ठीक है, इनका जनक कौन था? अमीर खुसरो था। यानी कि इसने किस किस का आविष्कार किया है? कव्वाली। कव्वाली का जनक कौन है? अमीर खुसरो है। इसके बाद में हम बात करें सितार, सितार का जनक कौन है? वो भी आपके अमीर खुसरो है। मुकुरिया, मुकुरिया, मुकुरियों का जनक भी कौन है? अमीर खुसरो। इसके बाद में पहेली, जो पहेलियाँ लिखी जाती है जिनको बोलते हैं हम मारवाड़ी भाषा में आडी, जो पहेलियों का जनक था वो भी बेटा आपके अमीर खुसरो ही था। ठीक है। तो मुझे उम्मीद है कि अमीर खुसरो की बातें भी आपको समझ में आ गई होगी। ये जो 3 साके हुए हैं चित्तौड़ में ये भी समझ में आ गए होंगे। तो हमने शुरू किया था गुहिलादित्य से, गुहिलादित्य से हमने शुरू किया था 565 या 66 ईस्वी से हमने शुरू किया था और 1303 में आकर हमने रावल रतन सिंह के नेतृत्व में हमने साका कर दिया है। 1303 में चित्तौड़गढ़ का प्रथम साका हो गया है। इसी के साथ में हमारी जो रावल शाखा थी वो हमारी कंप्लीट होती है। क्या होती है? जो हमारे मेवाड़ में गुहिल वंश का आगे चलकर 2 टुकड़े हुए थे, उनमें एक तो रावल शाखा थी, एक राणा शाखा थी। तो रावल शाखा बेटा हमारी यहीं पर आकर कंप्लीट होती है। अब हम शुरू करेंगे राणा शाखा। राणा शाखा यानी कि राणा हमीर से हम शुरू करेंगे 1326 ईस्वी से और 1948 तक, यानी कि भूपाल सिंह तक, यानी 1948 में शासक कौन थे? भूपाल सिंह। भूपाल सिंह तक हम इसका अध्ययन करने वाले हैं। तो कैसी लगी क्लास कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना। और यदि आप हमारे चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए ताकि नए वीडियो की नोटिफिकेशन आपके सामने जल्द से जल्द आ सके। ओके, थैंक यू।